हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सीटेट 8 फरवरी 2026 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैथ्स पेडागोजी के बेहद इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। यदि आप लोगों का पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड है तो ये वीडियो आप लोगों को मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस के अप्रोचेस को क्लियर करने में आपको मदद करेगी। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो कि खास करके मैथ्स के पेडागोजी में आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आप लोगों के पास बहुत लिमिटेड टाइम यहाँ पे है, मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन में यहाँ पे डिवोट कीजिए। और अगर आप लोगों की थियोरी का कंटेंट यहाँ पे हो गया है तो जो मैंने आप लोगों के साथ ये एमसीक्यू मैराथन यहाँ पे शेयर किया है, चाहे बायो का हो गया, चाहे केमिस्ट्री का है, चाहे फिजिक्स का है, इनको एग्जाम से पहले यहाँ पे कंप्लीट यहाँ वॉच करके जाइएगा। इसके साथ साथ पेडागोजी की भी जो आप लोगों की प्रीवियस ईयर मैराथन है इसको कवर करिएगा। कई क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट और कई क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक उन्हीं से और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये एमसीक्यू मैराथन आप लोगों को एग्जाम से पहले यहाँ पे कंप्लीट करनी है। ये वीडियो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरा मिलेगा जिसमें आप लोगों को साइंस और मैथ्स की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, उनको आप जरूर चेकआउट करिएगा। आप लोगों के प्रेपरेशन में लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। इन वीडियोस के अंदर मैंने एक एक एरिया जो आप लोगों का कवर किया उससे आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि उनको मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं ताकि आप क्वेश्चन के कोर कंटेंट को यहाँ पे समझ पाएं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ और पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जिसमें हम लोगों को वैन हेले की ज्योमेट्रिकल थिंकिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को वैन हेले के अलग अलग जो लेवल हमें दे रखे हैं उसको यहाँ पे अरेंज करना है। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार शॉर्ट में वैन हेले की थियोरी को यहाँ पे रिवाइज कराना चाहूँगी ताकि हम लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, वैन हेले की अगर हम ज्योमेट्रिकल थिंकिंग की ये थियोरी देखें तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैन हेले ने किस कॉन्सेप्ट पे ये थियोरी दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल थिंकिंग यानी कि बच्चा जब ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाता है तो वो किस किस तरीके से इन लेवल्स को यहाँ पे अचीव करता है, इसके बारे में बताया गया। अब इसके अंदर हमारे टोटल कितने लेवल थे? इसके अंदर टोटल हमारे यहाँ पे 5 अलग अलग लेवल हैं। और ये जो लेवल कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये आपके 0 लेवल से स्टार्ट होता है। अब ये जो 0 लेवल है इसे आप विजुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चा थिंकिंग कैसे रखता है, जिसमें बच्चा किसी भी चीज़ को अपेयर करके यानी कि अपेयरेंस के बेसिस पे कि कैसा वो वस्तु दिखता है उसके आधार पर उसको विजुअली देख के, जैसे कि अगर एक बर्थडे कैप को देख रहा है या फिर एक पिज़्ज़ा को देख रहा है तो इस तरीके से इनकी शेप को वो यहाँ पे देख के बता पाएगा कि ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है। तो इस तरीके से विजुअल अपीयरेंस से यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए, ये इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी आ जाएंगी। आप यहाँ पे अलग अलग शेप्स देके यहाँ पे उन्हें क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश करने को बोल सकते हो कि आप एक काम करिए कि इनमें से यहाँ पे ट्राइंगल निकाल के दे दीजिए, इनमें से सर्कल निकाल के दे दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ट्राइंगल दे दिया, सर्कल दे दिया, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे पेंटागन दे दिया, अलग अलग शेप दे दिया। और जिसमें से मैं बच्चे को क्या बोल रही हूँ, जिसमें से मैं बच्चे को बोल रही हूँ कि बेटा आप एक काम करो, इन शेप में से मुझे ट्राइंगल निकाल के दे दो। तो बच्चा इनमें से ट्राइंगल को छाट के मुझे देगा। तो सबसे पहला है शॉर्टिंग शेप्स, यानी कि शेप्स को यहाँ पे एक तरीके से छाटना। इसके बाद आइडेंटिफाइंग फिगर्स, फिगर्स को आइडेंटिफाई करना, फिगर्स को पहचानना, यानी कि पहचान भी उन्हें होनी चाहिए। और उन शेप्स का नेम उन्हें पता होना चाहिए कि ये दिखने में ये इस तरीके से बर्थडे कैप की शेप में है तो ये क्या है, ये आपका ट्राइंगल है। तो इस तरीके से नाम पता होना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका लेवल 0। इसके बाद यहाँ पे आता है लेवल 1 जिसे आप एनालिसिस यानी कि विश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब किसी भी पर्टिकुलर शेप की यहाँ पे वो साइड को एक्सप्लोर करेगा, उसके कितने एंगल को पहचानेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल उसे दे दिया जाए, एक स्क्वायर दे दिया जाए, तो यहाँ पे इसके कितने साइड है, यहाँ पे इसके 3 साइड हैं, इसकी 4 साइड होती है। इनके साइड्स को, इनकी एंगल को एक्सप्लोर करता है। इसके एट्रीब्यूट यानी कि इसकी प्रॉपर्टी को बताता है कि इसकी क्या क्या
क्या प्रॉपर्टी है, तीनों साइड का सम 180 डिग्री है, जस्ट इसे प्रॉपर्टी पता होती है और उन शेप को यहाँ पे क्या करता है, ये ड्रॉ करता है। तो बेसिकली किसी भी शेप की प्रॉपर्टीज जो है बच्चा अंडरस्टैंड करने लग जाता है, उसको समझने लग जाता है। जैसे कि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये प्रॉपर्टी उसे पता चलती है। अगला यहाँ पे लेवल 2, जिसे यहाँ पे इनफॉर्मल डिडक्शन बोलते हैं या फिर इसे रिलेशनशिप भी बोला जाता है, जिसके अंदर बच्चा यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है, समझ रखता है यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ के बीच के क्या संबंध को। तो कभी भी संबंध से संबंधित अगर आप लोगों का कोई भी लिंक पूछा जाए तो वो आपका किससे होगा, वो आपका इनफॉर्मल डिडक्शन से होगा, जिसमें बच्चा यहाँ पे शेप्स को क्लासिफाई करता है, साथ ही साथ उनकी ऑब्जर्वेशन बनाता है और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो देता है। बेसिकली यहाँ पे लिंक बताता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर का क्या लिंक है, पैरेललोग्राम का यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर के साथ क्या लिंक है। तो इस तरीके से इनके बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे बताता है इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर। इसके अलावा अगला है डिडक्शन। डिडक्शन जो है लेवल 3 है, जिसमें यहाँ पे बच्चा जो है ज्योमेट्रिकल तरीके से किसी भी थ्योरम वगैरह को प्रूव करेगा। तो प्रूविंग थ्योरम, कंस्ट्रक्टिंग प्रूफ, यानी कि प्रूफ जो है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, LHS RHS को बराबर करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यहाँ पे जानते हैं। इसके अलावा रिगर में क्या होता है, रिगर में बच्चा जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज और एग्जिम्स पे यहाँ पे काम करेगा, मैथमेटिकल प्रूफ पे काम करेगा, एडवांस थ्योरम जो है यहाँ पे चीज़ें सीखेगा। अब देखिए आप लोगों के एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से यहाँ पे फ्रेम किया है, इसको भी जरा समझते हैं। यहाँ पे बोल रखा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग एज पर वैन हेले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिकल लर्निंग। तो जरा इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स को आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा कि भाई ये क्या है, ये है आपका सर्कल और ये क्या है, ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका यहाँ पे मतलब सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, इस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा डी। तो जिसमें डी नहीं दे रखा उस ऑप्शन को आप इस तरीके से काट दीजिए। अब देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, एक है थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में डी के बाद यहाँ पे बी दे रखा है और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में डी के बाद हमें सी दे रखा है। तो बी और सी को जरा हम कंपेयर करते हैं। बी और सी को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया ज्योमेट्रिकल शेप, इसके बाद सीधा आप उसका रिलेशन नहीं बताते हो, रिलेशन हम उसके आगे के स्टेप्स में बताते हैं। हम उन शेप्स को क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो डी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, डी के बाद यहाँ पे आएगा बी, बी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करोगे, प्रॉपर्टीज को पहचानोगे और उसके बाद इनमें संबंध देखोगे। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, बी, ए, सी, जो कि हम लोगों को कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये हम लोगों को यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में यहाँ दे रखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट एलिमेंट्री लेवल। यानी कि एलिमेंट्री लेवल पे अगर आपको पढ़ाना है तो इनमें से कौन सा एक यहाँ पे अप्रोप्रिएट फीचर माना जाएगा अगर आप इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का फीचर पूछ रखा है। तो अगर आप गणित विषय के फीचर्स की बात करें यहाँ पे, तो मैथ्स के टेक्स्ट बुक के फीचर्स भी आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे मैथ्स के नेचर को देखें तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इंटेलेक्चुअल गेम कर सकते हो, यानी कि लॉजिकल सब्जेक्ट है। ये आपका साइंस है जिसमें आप चीज़ें माप रहे हो और ये एक लॉजिकल प्रोसीजर से चलता है। ये एक टूल ऑफ सब्जेक्ट है, यानी कि आप इसे यहाँ पे टेक्निकल तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एक इंट्यूटिव मेथड आप यूज़ कर सकते हो। इसकी मदद से आप कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हो। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हो और जितना ज़्यादा आप लॉजिकल अप्रोच लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसी तरीके से आप लोगों की मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक भी होनी चाहिए, वो भी किसमें, एलिमेंट्री लेवल में। तो इस हिसाब से अगर मैं एक एक ऑप्शन पढ़ूं तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए कॉन्क्रीट होता है आपका ठोस, यानी कि जो आपकी फिजिकल चीज़ें हैं, जो आप ऐसी चीज़ें जो आप
टच करके फील कर सकते हो। उससे आपको एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों तक चीज़ें पढ़ानी है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि जो अमूर्त होते हैं, जो आपकी इमेजिनेटिव चीज़ें होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बेसिक जो आपके नंबर सिस्टम है उसमें आप पहले रियल नंबर के कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं और उसके बाद आप इमेजिनरी नंबर तक चीज़ें पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को तो यूज़ किया जाता है, तो ये तो आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। आगे क्या बोल रखा है, द लैंग्वेज ऑफ द बुक मस्ट बी हाईली प्रिसाइज एंड टेक्निकल। अब देखिए लैंग्वेज की बात अगर करें तो लैंग्वेज हमारी सिंपल होनी चाहिए कहीं ना कहीं, कि सभी बच्चे को वो चीज़ समझ में आए। अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज टेक्निकल तरीके से होंगी तो कई बारी बच्चे वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे और बच्चा उस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझेगा नहीं। तो ये तो एक नेगेटिव सेंस में जा रहा है। इसके अलावा बुक मस्ट कंटेन अ लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चन होने चाहिए जिससे बच्चा नई नई चीज़ों को सीखे। यहाँ पे सिंगल एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे तो बच्चा एक बार उस कॉन्सेप्ट को सीख जाएगा बट नई नई चीज़ें नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे एक तरीके से अप्रोच नहीं करेंगे। अगला यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ये गलत है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल नहीं होना चाहिए। आपको कैसे जाना है, आपको यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना है, यानी कि जो बच्चों को आता है वहाँ से आप स्टार्ट करिए ताकि बच्चा इसमें इंटरेस्ट गेन कर पाए। और कॉम्प्लेक्स चीज़ें जैसे कि मैंने कहा इमेजिनरी नंबर तक के कॉन्सेप्ट बच्चे को यहाँ पे आपको कराने हैं, तो ये भी यहाँ पे गलत है। हम लोगों की जो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें जो अवधारणाएं हो वो ठोस से अमूर्त तक यहाँ पे क्या की जाए, प्रस्तुत की जाए। यानी कि कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेजेंट फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप लोगों का मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक के लिए यहाँ पे सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से पूछा गया है Which of the following is used to record the student's problem solving ability, measurement ability and experimentation ability। अब देखिए बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई, एक्सपेरिमेंटेशन एक्टिविटी हो गई और साथ ही जो मेजरमेंट वाली एक्टिविटी हो गई, इसको यहाँ पे समझने के लिए आप इसके रिकॉर्ड्स को रखने के लिए आप इनमें से किसको यहाँ पे यूज़ करोगे, ये आपसे पूछा गया है। और आपके पास क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, एक तो टीचर्स डायरी, एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट कार्ड या फिर आप एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। टीचर्स डायरी में तो टीचर्स का खुद का एक यहाँ पे पूरा परफॉर्मेंस होता है कि वो कितना यूनिट आप पढ़ा रही हैं, कितना लेसन प्लान पढ़ा रही है, तो इसमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगी, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। रिपोर्ट कार्ड होता है एक फाइनल आप लोगों का गेस्ट के बच्चे ने पूरे साल भर में कितना परफॉर्मेंस किया, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड में डिफरेंस देखें तो देखिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, एक शॉर्ट नोट होता है स्टूडेंट के स्पेसिफिक बिहेवियर का, ये जो आपका एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से आया होता है और ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट और गाइडेंस में यहाँ पे यूज़ होता है। यानी कि बच्चे के एबिलिटी, बच्चे के बिहेवियर, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के साथ जब हम तैयार करते हैं तो ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। अब क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि बच्चे ने पूरे साल भर में क्या क्या किया, बच्चे के एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एरिया सब चीज़ों को आपने इंक्लूड किया, बच्चे के अटेंडेंस हो गया, बच्चे का क्लास परफॉर्मेंस हो गया, सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो ताकि किसी तरीके का प्रमोशन, प्लेसमेंट और प्लानिंग में इस चीज़ में आपको हेल्प मिले। अब यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट के अंदर भी आप 3 एबिलिटी चेक कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मेजरमेंट एबिलिटी यानी कि समस्या समाधान की योग्यता और इसके अलावा मापन की योग्यता और यहाँ पे प्रयोगात्मक योग्यता यानी कि एक्सपेरिमेंटल एबिलिटी। ये 3 एबिलिटी आप स्पेसिफिक तरीके से चेक कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक बिहेवियर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसमें आप किस तरीके के रिकॉर्ड को रखेंगे, आप यहाँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड को यहाँ पे तैयार करेंगे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड आप यहाँ पे तैयार करेंगे ताकि स्टूडेंट के प्रॉब्लम को, साथ ही मेजरमेंट क्वालिटी और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन क्वालिटी को आप पता कर सकें।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों का वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि गणित के जो मूल्य हैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बहुत से ऐसे व्यवसाय होते हैं जैसे कि आपके अकाउंटेंसी हो गया, यानी कि हिसाब किताब जिसमें आप रखते हैं, साथ ही बैंकिंग हो गया, दुकानदारी हो गया, साथ ही जो आप सिलाई का काम करते हैं इत्यादि, इन सभी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैथमेटिक्स यूज़ होती है। इनफैक्ट हर जगह पे यूज़ होती है मैथमेटिक्स, आप बेसिक से बेसिक काम भी करें। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन ऑफ डैश वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये गणित के डैश मूल्य की क्या करता है, व्याख्या करता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो अलग अलग तरीके के मैथ्स के यहाँ पे एक तरीके से मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं। एक होता है सबसे पहले प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू यानी कि मैथ्स को आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, यानी कि इसका यहाँ पे यूटिलाइजेशन की बात आती है, यानी कि उपयोगिता की बात आती है कि ये आपका कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अगली यहाँ पे वैल्यू है जैसे कि इंटेलेक्चुअल वैल्यू, यानी कि लॉजिकल चीज़ें आप कहाँ पे लगाते हैं, लॉजिकल तरीके से कैसे सोचते हैं। साथ ही सोशल वैल्यू की बात करते हैं, मोरल वैल्यू की बात करते हैं, डिसिप्लिनरी वैल्यू की बात करते हैं, कल्चरल वैल्यू की बात करते हैं। तो मैथ्स के अंदर अलग अलग तरीके के वैल्यू देखने को मिलता है। साथ ही इंटरनेशनल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, साथ ही वोकेशनल वैल्यू या फिर साइकोलॉजिकल वैल्यू, इनमें से कई सारे ऑप्शन आपको दिए गए। मैथ्स जो है आप लोगों का अलग अलग जगह पे क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है मैथ्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये किस तरीके की वैल्यू को दिखा रहा है, ये कोई प्रोफेशनल वैल्यू यहाँ पे नहीं दिखा रहा, डिसिप्लिन नहीं दिखा रहा, ये कोई कल्चर नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है यहाँ पे आप उसे किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हो, किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, फॉर टीचिंग एडिशन ऑफ इंटीजर एट अपर प्राइमरी स्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट यूजफुल। अपर प्राइमरी स्टेज में अगर आपको इंटीजर पढ़ाना है, इंटीजर का एडिशन पढ़ाना है, तो इनमें से कौन सा लीस्ट यूजफुल यहाँ पे होगा। तो देखिए इंटीजर को अगर आपको ऐड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको -5 + 3 को आपको यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका ऐड करके दिखा रखा है कि -5 आप माइनस कैसे लिख सकते हैं, 5 बार लिख सकते हैं, और 3 प्लस है तो 3 बार प्लस का साइन लिख सकते हैं। ये आपस में ही कट गया और फाइनली क्या बच गया, फाइनली यहाँ पे 2 माइनस का बच गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, और ऐड अगर आपको करना है तो भी आप इस तरीके से, मतलब प्लस माइनस आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशन और सब्सट्रैक्शन या फिर आप कह लीजिए एडिशन के लिए इंटीजर्स में अपर प्राइमरी स्टेज में इनमें से कौन सा लीस्ट आपके यूजफुल है। आप देखिए चार्ट पेपर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक चार्ट पेपर में आप इस तरीके से पिक्चर्स बना सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पे स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 स्टेप ऊपर गए, फिर 2 स्टेप आप नीचे आए, तो कितने स्टेप बच गए, 2 स्टेप यहाँ पे बचे। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं लिफ्ट का। इसके अलावा यूज़ ऑफ नंबर लाइन, तो देखिए नंबर लाइन में तो यूजुअली हम इंटीजर को पढ़ाते ही हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें से किसको सबसे कम यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो इसको आप यहाँ पे लिफ्ट को यहाँ पे करेक्ट बोलेंगे। लिफ्ट इसलिए क्योंकि लिफ्ट में कई बारी हम यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेप को बीच में छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, यूज ऑफ लिफ्ट जो है ये आपका लीस्ट अप्रोप्रिएट है अगर आपको यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का टॉपिक कराना है। जैसे कि आप इनमें से कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते, ये चीज़ आपस में कैंसिल आउट होती है। तो ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रखा है कि इस टॉपिक के लिए सबसे लीस्ट आप लोगों का क्या यूजफुल होगा। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है कि मीनू राइट सम नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर एज, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाया है। एंड शी देन मल्टीप्लाई ईच बाय हाफ, और उसके बाद उन्होंने इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव सिचुएशन। तो अबव सिचुएशन के लिए करेक्ट जो स्टेटमेंट होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है।
अब एक बार ही अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो ये सीक्वेंस था आपका, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है 2, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 9 और फिर लिखा है 12। अब देखिए इसे मल्टीप्लाई किससे किया जा रहा है, इसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है -12 से। अगर मैं यहाँ पर इसे -12 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -6, जो कि मैं यहाँ पर इस तरीके से -6 लिख सकती हूँ। और अगर मैं इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 9 से तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोगों का 4.5, वो भी आपका माइनस में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे बन जाएगा 3.5, वो भी किसका, माइनस में। और ये आपका बन जाएगा कितना, -1। तो क्या ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है एरो जो मैंने लगाया। तो आप कहेंगे कि जो एरो आपने लगाया है ये आपका इनकरेक्ट है। ये क्या है, ये एरो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर मैं -12 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो एक चीज़ गौर करिएगा कि ये जो आपका यहाँ पर साइन था, ये सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे और एक्चुअल में अब ये सीक्वेंस क्या बनेगा कि -1 इन सबसे बड़ा होगा, यानी कि 2 जो पहले सबसे छोटा था अब वो सबसे बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर विल नाउ बी चेंज टू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो आरोही क्रम है अब बदल के वो क्या बन गया, वो आपका अवरोही क्रम बन गया। तो ये सीक्वेंस आपका इस क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी सीरीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा माना जाता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि अब यहाँ पे सीक्वेंस जो है यहाँ उल्टा हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या बोल रखा है। कुछ क्वेश्चन तो आप यूजुअल अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो नॉर्मल आप दिमाग भी लगाएंगे तो भी आप लोगों से यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज ऑफ लर्नर टू असिस्ट इन मैथमेटिक्स। तो देखिए इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी लर्नर की क्या होनी चाहिए। तो कभी भी मैथ्स को आपको मेमोराइज नहीं करना, फॉर्मूले को मेमोराइज नहीं करना, याद नहीं करना, सूत्रों को याद करना जो है एक नेगेटिव अप्रोच आएगा, यानी कि बच्चा क्वेश्चंस को भी याद कर रहा है तो ये तो गलत है। क्वेश्चन तो कोई भी पूछा जा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में बी दे रखा है वो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, तो बी वाले ऑप्शन को आप इस तरीके से काट दीजिए। अब वही स्मार्ट अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को करिएगा। देखिए आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, ये जो दोनों ऑप्शन है उसमें ए यहाँ पे कॉमन दे रखा है, यानी कि ए पक्का करेक्ट है। आपको सी और डी को चेक करना है। सी और डी में से जो आपका करेक्ट होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी को अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो सी में बोल रखा है एबिलिटी टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है और यही चीज़ किसने बोला है, ये चीज़ एनसीएफ 2005 ने भी बोला है कि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है कि हर चीज़ को हमें एवरीडे लाइफ की प्रॉब्लम के साथ जोड़ के पढ़ाना है। तो ये तो एक अच्छी कैपेबिलिटी कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पा रहा अपने डे टू डे लाइफ में। तो डेफिनेटली सी आपका करेक्ट होगा और सी करेक्ट होगा तो यहाँ पे आप लोगों का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर भी डी ऑप्शन को देख लीजिए। डी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, एबिलिटी टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो तो आप क्वेश्चंस को भी तो सही करोगे, तो वहाँ पे मार्क्स की तो हम अलग से बात यहाँ पे करेंगे नहीं। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर सेंटर मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। टीचर सेंटर मेथड इनमें से कौन सा यहाँ पे माना जाएगा, आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए एक एक करके जरा हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं कि इनमें से कौन सा हमें टीचर सेंटर यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग मेथड दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, जिसमें बच्चा बोलता है आई फाइंड आउट, यानी कि मैंने ये चीज़ क्या किया, मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिस्कवर किया है। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ डिस्कवर कर रहे हो तो वो टीचर सेंटर मेथड तो नहीं माना जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो स्टूडेंट्स है उनको प्रॉब्लम क्या कर दिया जाता है, प्रॉब्लम यहाँ पे असाइन कर दिया जाता है।
अगर किसी को प्रॉब्लम असाइन कर दिया जाएगा तो टीचर क्या करेगी, टीचर उसे यहाँ पे, टीचर इस केस में यहाँ पे क्या करेगी, टीचर इस केस में यहाँ पे गाइड करेगी। तो ये भी आपका टीचर सेंटर अप्रोच नहीं है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। ग्रुप डिस्कशन में जब बच्चा डिस्कस ही नहीं करेगा तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, तो ग्रुप डिस्कशन में भी बच्चे का पार्टिसिपेशन जरूरी है। यानी कि जो लेक्चर मेथड है, जो व्याख्यान विधि है, वे क्या है, वे यहाँ पे शिक्षक केंद्रित विधि यहाँ पे मानी जाएगी। अब देखिए, यूजुअली तो आपकी जो टीचिंग मेथड होती है उसको हम 3-4 भागों में बांटते हैं। एक टेलिंग मेथड कहलाता है, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, और यहाँ पे स्टोरी टेलिंग हो गया। डिस्कशन में स्पेशली अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक्टिविटी मेथड की बात करें, जिसमें इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है, वे होता है आपके प्रोजेक्ट मेथड हो गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। इसके साथ साथ विजुअल मेथड क्या होंगे, जिसमें आप किसी चीज़ को दिखा के पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट बुक मेथड यूज़ कर सकते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे सुपरवाइज स्टडी मटेरियल यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों के यहाँ पे मेंटल मेथड होंगे, उसके अंदर यहाँ पे एक तरीके से लॉजिकल रीजनिंग की यहाँ पे बात की गई, जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होते हैं, इसको भी जरा देखते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होंगे, इंडक्टिव मेथड का मतलब है जिसके अंदर आप यहाँ पे एग्जाम्पल से रूल की तरफ मूव करोगे। और अगर मैं डिडक्टिव मेथड की बात करूँ तो डिडक्टिव मेथड क्या होगा, जिसमें आपको यहाँ पे पहले रूल बता दिया जाएगा, उससे आप उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर्मुलेट करोगे, तो ये होता है। और अगला है यहाँ पे एनालिसिस सिंथेसिस मेथड। एनालिसिस के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे, जिसके अंदर यहाँ पे एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन को आप छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करोगे, उसको आप समझोगे, और ये होगा आपका एनालिसिस मेथड। और इसके अपोजिट होता है सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस में जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको आप क्लब करके एक फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे बनाओगे। तो मैंने आप लोगों के साथ सारे मेथड शॉर्ट में डिस्कस कर लिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका थर्ड ऑप्शन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे देखते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट असेसमेंट, यानी कि आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमें पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो हम लोगों का रचनात्मक आकलन होता है, इसका उपयोग हम कब करते हैं, इसका यूज़ करते हैं आफ्टर द कोर्स। तो देखिए ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर द कोर्स किसका यूज़ किया जाता है, ये आपका समेटिव असेसमेंट का यूज़ किया जाता है। जबकि ये जो आपका रचनात्मक आकलन है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये कब किया जाता है, ये आपका ड्यूरिंग द सेशन यहाँ पे किया जाता है। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिसने बेसिक भी यहाँ पे सीडीपी पढ़ी है या असेसमेंट का टॉपिक पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। आगे यहाँ पे बोल रखा है असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि जो आप अधिगम के रूप में आकलन करते हैं, वे आपका यहाँ पे स्व मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका असेसमेंट एज लर्निंग होता है, ये आपको क्या करता है, ये आपको अवसर देता है यहाँ पे आप क्या कर सके, यहाँ पे स्व मूल्यांकन कर सके या फिर सहकर्मी मूल्यांकन कर सके। यानी कि इसके अंदर आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो या फिर पीयर असेसमेंट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, अगली स्टेटमेंट में बोल रखा है जो आपका समेटिव असेसमेंट होता है, हेल्प टू नो to what extent the instructional objective has been achieved while teaching a concept। तो देखिए while teaching a concept, पढ़ाने के दौरान, अगर हम पढ़ाने के दौरान की बात करें तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। जैसे कि मैंने कहा, ड्यूरिंग द सेशन आप ये पता करते हो कि आपने कितना अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, और ये किसका काम है, ये आपका रचनात्मक आकलन का काम है, जबकि उल्टा दे रखा है। तो ये भी यहाँ पे गलत है। पहला ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। आगे यहाँ पे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट आप किस लिए कर रहे हो, यहाँ पे योगात्मक आकलन जो कर रहे हो वो उसमें क्या बोल रखा है, इज अ प्रोसेस
विथ नो स्कोप फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब ऐसा नहीं है कि इसमें हम फीडबैक दे ही नहीं सकते, तो यहाँ पे नो स्कोप की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि अधिगम के रूप में जो मूल्यांकन करते हैं ये आपको अवसर देता है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट कर सके या पीयर असेसमेंट कर सके। मतलब ये आपको स्वयं मूल्यांकन और यहाँ पे सहकर्मी मूल्यांकन के लिए अवसर ये प्रदान करता है। तो यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है और उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमें कोर्स ऑफ एक्शन दे रखे हैं, यानी कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इस स्टेटमेंट को कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे फॉलो कर रही है, हमें ये बताना है। तो जरा स्टेटमेंट जरा पढ़ के देखते हैं। जो आप लोगों का एक टॉपिक होता है मैथ्स के अंदर जिसे हम क्षेत्र मिति के नाम से जानते हैं, जिसे आप मेंसुरेशन बोलते हैं, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अनामिका यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर कर रही है, ये हमें बता रखा है। अब देखिए इसका रीजन जो है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या बोल रखा है कि टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को यहाँ पे बहुत सारे हैंड ऑन और विजुअल प्रैक्टिस देने चाहिए ताकि अनामिका यहाँ पे उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रह जाए। या फिर उसके टीचर को क्या करना चाहिए, उसके टीचर को यहाँ पे स्कोप ऑफ डिस्कशन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जिससे उसके डाउट यहाँ पे क्लियर हो। तो देखिए अगर कभी भी किसी बच्चे के कॉन्सेप्चुअल एरर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे प्रैक्टिस देंगे, तो ये तो लॉजिकली फॉलो हो भी नहीं रहा है। आप उससे डिस्कशन करिए, आप यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन उसे पुट ऑन करिए जिससे आपको पता चलेगा कि उसके कॉन्सेप्चुअल एरर कहाँ पे हो रहा है, उसका ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, उसका मिसकंसेप्शन यानी कि जो अवधारणा में उसकी यहाँ पे त्रुटि हो रही है वे क्या है, वे आप यहाँ पे पहचान सके। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो है करेक्ट तरीके से फॉलो कर रहा है। अगर हम इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप लोगों को हैंड ऑन और विजुअल प्रैक्टिस के लिए बोला गया है, जो कि एक तरीके से लॉजिकली सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर है और जो कि आप लोगों का डिस्कशन से, पार्टिसिपेशन से क्या होगा, ये आप लोगों का ठीक होगा। तो आप लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का सेकंड जो स्टेटमेंट है यानी कि सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो यहाँ पे सही तरीके से फॉलो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, अ स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि स्टूडेंट को बोला गया, विद्यार्थी को बोला गया कि एक्स का मान जो है उसे ज्ञात करना है और उसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दी गई, उसे यहाँ पे प्रॉब्लम दी गई x माइनस 4 इक्वल टू 3। अगर वो यहाँ पे लॉजिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले इस 4 को उस साइड ले जाता और यहाँ पर वो इन दोनों को प्लस कर देता क्योंकि माइनस वाली चीज़ दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, x की वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पे 7, बट उस स्टूडेंट ने क्या किया, ही कंप्लीटेड द टास्क बाय सब्सट्रैक्टिंग, उसने क्या किया, 4 में से 3 माइनस किया और आंसर निकाल दिया 1 और बोला कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है यहाँ पे 1। अब आगे यहाँ पे बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब द सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन बच्चा यहाँ पे क्रिएट कर रहा है या फिर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है इसे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करेगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है द स्टूडेंट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली, करेक्ट आंसर होता 7, इसका आंसर आया 1। क्या करेक्टली सॉल्व किया, ये तो गलत है। लास्ट ऑप्शन बोल रखा है गिविंग सच प्रॉब्लम टू सॉल्व शुड बी अवॉइडेड, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बच्चों को देते ही क्यों जो बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये तो यहाँ पे एक तरीके से गलत ही सेंस हो गया, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बोल रखा है द स्टूडेंट शुड मेमोराइज ऑल द रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो देखिए सिर्फ मेमोराइज करना यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों का गलत हो जाएगा, क्या पता मेमोराइज करके भी उस क्वेश्चन को ना कर पाए। अब आगे है कि द स्टूडेंट हैज़ मेड एन एल्गोरिदम बेस्ड प्रॉब्लम, एल्गोरिदम बेस्ड एरर, यहाँ पे बच्चे ने एल्गोरिदम बेस्ड एरर जो है किया है, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
इनमें से कौन सी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं दे रखी, आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन को यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर अगर आप किसी नंबर के निकालते हैं, गिवन नंबर के, वो फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं। ये आप लोगों का बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू अ गिवन नंबर। अब ये जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें हमें क्या बोल रखा था कि एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर, यानी कि जो भी फैक्टर आप किसी नंबर का निकालेंगे, जैसे 8 का मैं फैक्टर निकालूं तो 8 किस किस टेबल से जाता है, 1 की टेबल से, 2 की टेबल से, 4 की टेबल से और 8 की टेबल से, यानी कि 8 के जो भी फैक्टर निकलेंगे वो या तो इससे छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा बोल रखा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर, यानी कि जो फैक्टर निकलेंगे वे हमेशा उस दिए गए नंबर से बड़े होंगे। ऐसा तो नहीं है, या तो उसके बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं, ना कि उससे बड़े होते हैं हमेशा। तो ऑलवेज की वजह से यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हमारा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एवरी फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और आपको इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही पहचानना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टू ग्रेड एट्थ, मतलब 8th ग्रेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ साइंस की पेडागोजी जब डिस्कस की थी तो मैंने बताया था टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हुए आप लोगों को कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे बच्चा अंगेज रहे। और देखिए यहाँ पे टॉपिक आप क्या पढ़ा रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी का टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम सीधा यहाँ पे सॉल्व कराएंगे नहीं। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपेरिमेंशियल प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे बोर्ड में डिफाइन करेंगे नहीं, डेफिनेशन एक नेगेटिव सेंस यहाँ पे जाता है। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन बच गए। एक केस में आप यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दे रहे हो, जैसे कि टॉइन को कॉस करना या फिर यहाँ पे कार्ड को ड्रॉ करना, या फिर एक केस में आप यहाँ पे करके दिखा रहे हो, मतलब टॉस कर रहे हो और टॉस करके बच्चा उन आउटकम्स को नोट कर रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक इंट्रोड्यूस करने के लिए किस में बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी वाइज अंगेज रहेगा, तो आप कहोगे कि जब आप कॉइन को खुद टॉस करके दिखाओगे तो बच्चा यहाँ पे खुद पार्टिसिपेट करेगा। तो इससे यहाँ पे क्या होगा, इससे बच्चे का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और आपका टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट भी होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन ऑफ असेसमेंट एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो देखिए सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या होगा, जब आप असेसमेंट करते हो असेसमेंट का क्या कारण है, असेसमेंट करने का क्या कारण है आपको यहाँ पे बताना है उच्च प्राथमिक स्तर में। तो यहाँ पे आप कंपटीशन देखना चाहते हो बच्चों के बीच में, तो ये तो गलत सेंस आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में डी दे रखा है उस ऑप्शन को तो आप यहाँ पे काट दीजिए इस तरीके से। अगला पहला ऑप्शन में क्या बोल रखा है, पहले ऑप्शन में बोल रखा है आपको टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर। नीड्स पहचानना, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है, आप असेस इसलिए कर रहे हो ताकि नीड पता चल सके। अब देखिए वैसे मैंने जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ लिया, बट एग्जाम होता है तो मैं ये डायरेक्ट नहीं करती। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन कट चुके हैं, अब बचे मेरे पास 2 ऑप्शन जिसमें से एक यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन दोनों में ए दे रखा है तो ए को पढ़ने की जरूरत क्या है, ए तो ऑलरेडी यहाँ पे सही होगा, आपको तो करेक्ट आंसर तक पहुंचना ना। यहाँ पे देखिए अब आपको सी और बी को यहाँ पे चेक करना है। सी में क्या दे रखा है, सी में दे रखा है टू फाइंड आउट वेदर स्टूडेंट हैव लर्न अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि असेसमेंट करके आप ये पता करना चाह रहे हो कि बच्चे ने समस्या हल करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो मानक प्रक्रिया है, उसको सीख लिया या नहीं सीख ली। तो देखिए मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता, एक क्वेश्चन को आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। तो एक यहाँ पे रटा रटाया तरीका अगर बच्चा करेगा तो वो तो रट के कर रहा होगा, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ पे आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन का ए एंड बी यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए, जिसके अंदर क्या बोल रखा है टू फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स करिकुला हैज बीन अचीव्ड।
यानी कि आप यहाँ पे पता करना चाह रहे हो कि गणित का जो यहाँ पे यहाँ लक्ष्य और उद्देश्य है वो किस हद तक प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे किस लेवल तक अचीव हो चुका है, जो कि हमें पाठ्यचर्या के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का ए एंड बी जो स्टेटमेंट है ये आपके बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोगों को क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो देखिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात करूं, ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन क्वेश्चंस के आप लोगों के मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर व्हाट, हाउ, व्हेन यानी कि कब हुआ वो चीज़, कैसे हुआ, इस तरीके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपके क्या होंगे, वे आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आप डेटा जो है यहाँ पे जो है यहाँ क्वालिटेटिव फॉर्म में क्या करते हो, यहाँ पे कलेक्ट करते हो। और जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एक फिक्स आंसर यहाँ पे दिया जाता है, यानी कि एक लिमिटेड आंसर के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। कोई जो स्पेशली क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर या तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या ज़्यादातर यस और नो के फैक्ट में होंगे या फिक्स आंसर वाले होंगे। अब देखिए मैथ्स में आपके किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर मुझसे कोई पूछे कि 4 रैशनल नंबर बताओ इन दोनों नंबर के बीच में, तो ये आंसर क्या फिक्स है, तो ये आंसर आपका फिक्स नहीं है। तो इसके आपके आंसर जो है वो वेरी कर सकते हैं। कोई बच्चे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बराबर करके 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उन्हें ऊपर नीचे, कोई यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर जो है वेरी करता है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रखा है लिस्ट 4 नेचुरल नंबर, 4 आपको प्राकृत संख्या बतानी किस किस के बीच में, यहाँ पे 104 से लेकर 109 के बीच में। तो क्या होंगी ये संख्या होंगी 105, 106, 7, 8। यही 4 नंबर है, यही 4 नेचुरल नंबर है जो कि यहाँ पे 104 से लेकर 109 के बीच में आती है। ये आंसर आपका चेंज हो नहीं सकता और ये आंसर आपका फिक्स है, एक लिमिटेड आंसर है, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पे बोल रखा है कि 5 से छोटे आपको इंटीजर बताने, 5 से छोटे ऐसे पूर्णांक बताने, तो ये तो कोई भी हो सकता है, -1, -2, 0 कोई भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने 5/7 के, तो 5/7 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कोई भी आंसर आ सकता है। तो आप लोगों का जो यहाँ पे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगा जिसका फिक्स आंसर है, जिसका आंसर आप चेंज नहीं कर सकते, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछे यही आंसर आपको मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछ रखा है जिसके अंदर यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम। एक इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या विशेषता होंगी, वो आप लोगों को यहाँ पे बतानी है। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पहले ऑप्शन में बोल रखा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स एज दे सॉल्व बाय द टीचर, यानी कि टीचर ने जिस तरीके की समस्या सॉल्व की वैसा ही सेम टू सेम प्रॉब्लम सॉल्व करें। इससे लॉजिकल रीजनिंग कहाँ आएगी, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। अगला है यहाँ पे सैनिटाइज द स्टूडेंट दैट मैथमेटिक्स इज अ एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि क्या करें, यहाँ पे स्टूडेंट को यहाँ पे तैयार करें, संवेदनशील बनाएं कि मैथमेटिक्स का एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल। कहीं ना कहीं ये पॉइंट ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स माना जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, एनकरेज इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क रेदर देन ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क को छोड़कर इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क कराइए। तो देखिए दोनों ही कराने, हमें ग्रुप वर्क भी कराना है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क भी कराना है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रुप वर्क को छोड़ ही दीजिए बोल रखा है, तो ये गलत है।
अब अगला, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन मल्टीपल वे। अगर आप एक इफेक्टिव क्लासरूम के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सेकेंड और फोर्थ के कंपैरिजन में फोर्थ ज़्यादा सही है कि बच्चों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दें कि वो किसी प्रॉब्लम को यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पे उसे सॉल्व कर सके। तो यहाँ हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा, एक इफेक्टिव यहाँ पे इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो होगा यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हाइल टीचिंग क्वेश्चनिंग एज अ टूल ऑफ असेसमेंट इन अ क्लासरूम। तो देखिए क्वेश्चनिंग अगर आप यहाँ पे एज अ टूल यूज कर रहे हो असेसमेंट का, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ये पूछ रखा है। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है, आस्किंग क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द लोअर अचीवर, यानी कि सिर्फ लोअर अचीवर से आप क्वेश्चन पूछो। तो देखिए ओनली तो एक नेगेटिव वर्ड है और सिर्फ लोअर अचीवर से ही क्वेश्चन क्यों पूछना है, आपको तो हर किसी से क्वेश्चन पूछने हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रखा है, आस्किंग अ क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ। अब देखिए अपने आप से क्वेश्चन पूछो, तो ये यहाँ पे आप लोगों का कहीं से सेंस नहीं बनता। अगर आप एक टूल को यूज़ कर रहे हो तो आप बच्चों के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है आस्किंग टू मेनी क्वेश्चन विदाउट पॉज, यानी कि बिना रुके बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहो। ये तो वैसे ही पढ़ के ही सही नहीं लग रहा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो क्वेश्चनिंग आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जो आप प्रश्न पूछना यूज़ कर रहे हो, इससे आप असेस करोगे, इससे आप आकलन करोगे कि बच्चे की गलतियाँ कहाँ हैं और बच्चे की मिसकंसेप्शन कहाँ है, यानी कि बच्चे की जो भ्रांतियाँ हैं उसको आप पहचानने की कोशिश करोगे। ये बिल्कुल सही होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकेंड जो ऑप्शन होगा ये क्या है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे बोल रखा है कि इफ़ यहाँ पे हमें दे रखा है x + 5 और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 7y और एक बार ही हमें दे रखा है 5 बाहर पे और उसके बाद हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखा है x + 7y। तो देखिए ये आपको दो तरीके लिखे हैं नंबर्स को लिखने के और हमें बोल रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इज बीइंग फॉलो। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो की गई है, ये पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा है कि इसके अंदर आप लोगों की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो की गई है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे देख पाए तो ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें 3 टर्म्स को यूज़ किया जाता है और 3 टर्म्स को आप सफल करके लिख सकते हो। जैसे कि पहले बी और सी को आपने साथ में जोड़ा और ए और बी को आपने यहाँ पे अलग कर दिया, मतलब ए को अलग करके बी और सी को जोड़ा और एक बारी ए और बी को साथ में जोड़कर सी को अलग कर दिया। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव तो आप लोगों को 2 ऑप्शन में दे रखा है। एसोसिएट करने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप किसी एक नंबर को इस तरीके से लिखें और उसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि 2 को मैं 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करूं और 2 को मैं 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करूं, तो इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट तो इन दोनों में हो नहीं रहा। इन दोनों में चीज़ों को ऐड ही किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे होता है, यानी कि इनके क्रम को बदल के जोड़ा जा रहा है। तो चाहे 2 भी चीज़ हो चाहे 3 चीज़ हो, आप क्रम को अगर बदल के करें तो उसे कम्यूटेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि इसके अंदर एक तो एसोसिएटिव तो फिक्स लग ही रहा है क्योंकि 3 टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं, साथ ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूट में हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, क्रम को बदल दिया जाता है, यानी कि a + b की जगह b + a किया जाता है, जो कि आंसर सेम आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसी प्रॉपर्टी को 3 टर्म्स के साथ किया जाता है, जिसमें 3 में से किसी एक टर्म को अलग से लिख के 2 टर्म्स को साथ में जोड़ देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एक टर्म को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या किया जाता है, एक नंबर के साथ आप यहाँ पे 0 को ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आंसर सेम आना चाहिए।
चाहे आप ऐड करें चाहे आप मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में वही सेम आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी में आप किसी भी नंबर को किसके साथ आप जोड़ेंगे या यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका आंसर 0 आए, तो यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे जोड़ेंगे, -a के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ों का पता होना चाहिए। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ एक तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है इस जगह पे, इन इक्वेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लग नहीं रही, और हम कहेंगे इनके क्रम को बदला गया, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे मान के चलेंगे। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, जो कि एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 प्रमोट द स्पाइरल अप्रोच ऑफ फॉर मैथमेटिक्स करिकुलम। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे स्पाइरल अप्रोच को समझिए। स्पाइरल बाइंडिंग अगर आप यहाँ पे कहीं पर भी देखते हैं तो स्पाइरल बाइंडिंग आप कुछ इस तरीके से देख पाते हैं, स्पाइरल कुछ इस तरीके से होता है। अब स्पाइरल में क्या चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इस अप्रोच में बोला जाता है कि आप किसी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद आप क्या करें, उस कॉन्सेप्ट के बाद जब नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ाएंगे तो आप प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी क्या करें, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को भी आप रिवाइज करते हुए चलें। फिर आप नए कॉन्सेप्ट को पढ़ाएं तो दोबारा उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हुए चले। ये होता है आपका यहाँ पे क्या स्पाइरल अप्रोच। तो देखिए किस ऑप्शन के अंदर आपका रिवीजन की बात यहाँ पे की गई है, बस आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इंक्लूडिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट एट ईच ग्रेड, यानी कि सभी ग्रेड में आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइए। स्पाइरल अप्रोच के अंदर ये नहीं होता। इसके अलावा इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट दैट इज रिपीटेड इन ईच ग्रेड, तो देखिए रिपीट नहीं, आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करना है चीज़ों को, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग सिमिलर एंड एज वेल एज डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं होती कि आप यहाँ पे सिंपल और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट डालेंगे। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी में डालना है और साथ में रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट को जो कि आपने प्रीवियसली उसमें पढ़ाया है। ये होता है आपका स्पाइरल अप्रोच। इवन आप लोगों ने CDP में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, हमारी ग्रोथ भी इसी तरीके से होती है। तो हम लोगों का फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम यहाँ पे देखते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नंबर 6 इज यूज इन कार्डिनल सेंस। अब देखिए कार्डिनल सेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं और इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए दो तरीके के नंबर के सेंस होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनल और एक होता है कार्डिनल। ऑर्डर में जब हम नंबर को लिखते हैं तो उसे हम ऑर्डिनल सेंस बोलते हैं। ऑर्डर में जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हम कहते हैं ना हम 7th क्लास में, तो जो हम 7th क्लास बोलते हैं वो क्या होता है, वे आपका ऑर्डिनल सेंस होता है। और कार्डिनल सेंस होता है नॉर्मल जब आप नंबर को यूज़ करते हैं। तो कार्डिनल सेंस यहाँ पे पूछा गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑर्डर की बात यहाँ पे जहाँ की जाती है वे होता है आपका ऑर्डिनल सेंस। तो ऑर्डर की बात यहाँ पे किस ऑप्शन में की गई है कि 6 इज़ द प्रीडिसर्स ऑफ 7। 6 जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, 7 से पहले आपका क्या आता है, 6 आता है। तो यहाँ पे ऑर्डर की बात की गई है, तो ये ऑर्डिनल सेंस है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि शी इज सिटिंग इन द 6th रो ऑफ द ऑडिटोरियम। तो 6th तो सीधा आपका क्या ऑर्डर यहाँ पे बता रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। 6 इज द प्रीडिसर्स और सक्सेसर ऑफ 5। 6 जो है वो क्या है, 6 जो है वो 5 के क्या आता है, बाद में आता है। तो ये भी ऑर्डर बता रहा है, तो यहाँ पे नहीं, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे कार्डिनल सेंस क्या है कि देयर आर 6 एलिमेंट इन अ सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर नहीं बता रहा है, ये कार्डिनल सेंस यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी और अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सिद्धि मेक केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मैथमेटिक्स क्लासरूम, गिव रेगुलर वर्कशीट। और वो रेगुलर वर्कशीट यहाँ पे देती है टू हर स्टूडेंट इन क्लास। सी ऑल्सो गिव फीडबैक टू स्टूडेंट ऑन देयर एरर, यानी कि उनके एरर पे, उनके ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट पे वो यहाँ पे फीडबैक भी देती है। द असेसमेंट टेक्निक दैट सिद्धि यूजेस इज, जो सिद्धि यहाँ पे असेसमेंट टेक्निक यहाँ पे यूज़ कर रही है, आकलन का जो तरीका उपयोग कर रही है वे क्या है। तो देखिए सबसे पहले सिद्धि क्या करती है, सिद्धि यहाँ पे अपनी क्लास में केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर रही है।
और इसके अलावा रेगुलर वर्कशीट दे रही है, साथ ही यहाँ पे फीडबैक देती है ताकि उनके एरर और अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ठीक हो सके। तो ये सभी काम कब हो रहे होते हैं? ये सभी काम आपके ड्यूरिंग द सेशन यहाँ पे चल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ड्यूरिंग द सेशन किस तरीके का असेसमेंट होता है, यहाँ पर होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, रचनात्मक आकलन कर रही है, जिसमें रेगुलर ऑब्जर्वेशन कर रही है, वर्कशीट दे रही है, फीडबैक दे रही है, एरर पता कर रही है, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट देख रही है। तो देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही डायग्नोस करके उन डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम को यहाँ पे ठीक भी किया जाता है। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, फिरोज इज एबल टू रीड द स्केल गिवन ऑन द मैप एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस करेक्टली। अब फिरोज जो है एक मैप को देख के दो जगह के बीच के डिस्टेंस को करेक्टली यहाँ पे डिटरमाइन कर लेता है। तो फिरोज के पास किस तरीके की एबिलिटी है? तो देखिए रेशियो बेस्ड चीजें अगर आप यहाँ पे बता पाए, यानी कि 1 किलोमीटर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर 5 घंटे में यहाँ पे ट्रैवल होता है। ये तो मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। 1 किलोमीटर जो है आप मान के चलिए कि यहाँ पर 1 घंटे में ट्रैवल होता है, मानने में क्या जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि 5 किलोमीटर कितने में होगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, 5 को हम क्या कर देंगे, 5 को हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 घंटे में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रेशियो बेस्ड चीज़ें बता पा रहे हैं तो आप में प्रोपोर्शनल थिंकिंग जो है यहाँ पे देखी जाती है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू बी डेवलप इन द चाइल्ड टू सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो देखिए एक प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है जिसमें बोल रखा है यहाँ पे 5x माइनस 8 यहाँ पे इक्वल कर रखा है यहाँ पे x प्लस 4 के बराबर। तो देखिए इस प्रॉब्लम में आपको करना क्या होगा, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको x वाली चीज़ों को इकट्ठा करना होगा और बिना x वाली चीज़ों को आप इस तरीके से इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 12 और इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आप अगर इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या होता है, ये आपका ट्रांसपोजिशन होता है। मेमोराइजेशन आइडेंटिटी कोई यूज़ नहीं कर रहे, कोई इंडक्शन तरीका नहीं है कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जा रहे हो। इस तरीके से कभी भी आप एल्जेब्रा बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ट्रांसपोजिशन। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ स्टेटमेंट दैट इज टेकन टू बी ट्रू यूजुअली बिकॉज इट इज सेल्फ एविडेंटली ट्रू इज कॉल्ड एज। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है एक ऐसी स्टेटमेंट जिसको हमने क्या मान लिया है, सही मान लिया है क्योंकि वो खुद में ही सही है, उसको आपको प्रूफ करने की नीड नहीं है। कई बारी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी करा रखा है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एग्जिम्स बोलते हैं। बाकी प्रूफ थ्योरम जो होती हैं वे कुछ चीज़ें आपकी थ्योरम जो होती हैं वे आपके एग्जिम्स की मदद से प्रूफ होती हैं। तो यहाँ पे जो सेल्फ एविडेंटली ट्रू होंगी वो क्या कहलाएंगी, वे कहलाएंगी आपकी एग्जिम्स, जो कि हम लोगों को किस ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हम लोगों को तीसरा ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डज नॉट रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल थिंकिंग। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल थिंकिंग के बारे में बताया था जो कि आपके रेशियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या फिर आप कह लीजिए ऐसे क्वेश्चन जो कि आपकी यूनिटरी मेथड से यहाँ पे होते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होते हैं, ऐसे मेथड जिसके अंदर आप लोग कहते हैं कि अगर एक पार्ट जो है 5 के बराबर है तो 5 पार्ट कितने के बराबर होगा, 5 × 5 के। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वे आपके यूनिटरी मेथड के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बोल रखा है कि 20 kg पटाटो अगर इतने का है तो 7 kg कितना का होगा। यूनिटरी मेथड यहाँ पे लग रहा है तो ये प्रोपोर्शनल थिंकिंग से सॉल्व होगा, तो ये यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि आपको नॉट वाला देखना है। अगला 10 पेजेस अगर आप 15 मिनट में लिखते हैं तो 20 पेजेस कितने में लिखेंगे, ये भी यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है तो ये भी नहीं होगा। अगला 1 घंटे में पेंटर जो है 3 वॉल को पेंट कर देता है
तो ऐसे आपके 15 वॉल कितने देर में पेंट होंगे, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आप लोगों का तीसरा जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की जो प्रकृति है इसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, आपको ये पता करना है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कॉन्क्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है प्राथमिक स्तर में जो गणित हम पढ़ाते हैं वो मूर्त है और अमूर्त, इसमें अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो गलत है कि आवश्यकता ही नहीं, हम नहीं बोल सकते। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि हम थोड़ा इजी वे में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे को समझ में आ सके, लिंक करके पढ़ाते हैं, हम कॉन्क्रीट चीज़ों से पढ़ाते हैं, पर एब्स्ट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब अगला है मैथमेटिक्स यूज स्पेशल वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट आइडिया प्रिसाइजली। तो स्पेशल वोकैबुलरी होती है, इसके खुद के सिंबल हैं, खुद के सिंबल से हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं, तो स्पेशल वोकैबुलरी है। अगला है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आर हियरार्किकल इन नेचर, यानी कि आप एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें ऐड होती है, फिर कुछ कॉन्सेप्ट में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, तो ये चीज़ होती है। अगला मैथमेटिक्स इन्वॉल्व डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव रीजनिंग इसके अंदर होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा कि प्राइमरी लेवल के मैथमेटिक्स जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि मूर्त है और अमूर्तता की आवश्यकता नहीं है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, ये आपसे पूछ रखा है। एक एक करके सभी स्टेटमेंट को जरा हम यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। यहाँ पे बोल रखा है एन एक्सिम्स इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्सिम्स क्या है, स्वयं सिद्ध क्या है, ये गणितज्ञ कथन है जिसको जिसे बिना प्रमाण के हमने क्या किया है, स्वीकार किया है। ऐसे स्टेटमेंट जिनको हमने एक्सेप्ट किया है विदाउट प्रूफ के, तो ये तो बिल्कुल सही है। अब आगे यहाँ पे है कि कंजक्टर क्या है, कंजक्टर ऐसे स्टेटमेंट है जो कि हमने मान लिया है कि ये सही है, बट अभी इनका प्रूफ जो है स्टेब्लिश नहीं हुआ। जैसे कि कंजक्टर के क्वेश्चन में आप खास करके याद रखिएगा, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि एक फिक्स पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपके मैथमेटिकल कौन सी थिंकिंग लग रही है, यहाँ पे आपका कंजक्टर का यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर मैं इस तरीके का एक पैटर्न आपके लिए बना के दूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न आप लोगों के लिए बना के दे दिया। यहाँ पर मैं इस तरीके से पैटर्न आप लोगों के लिए बना के दे रही हूँ। इस पैटर्न में आप लोगों को क्या करना है, इस पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पे इन चीज़ों को फिल करना है। अब इस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसमें मैथमेटिकल कौन से थिंकिंग लगा रहे हैं, आप कंजक्टर के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगा रहे हैं, ये आप याद रखेंगे। अब इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे देखें, कंजक्टर के बारे में ये सही है कि ये ऐसे स्टेटमेंट है जिनको हमने क्या किया है, जिनको हमने सही मान लिया है, बट इनका प्रूफ अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ। ये प्रूफ होने के बाद सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकती हैं। आगे यहाँ पे है कि अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर विच वी हैव टू प्रूव। अब थ्योरम क्या है, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जिसको हमें प्रूव करना होता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, एक्सिम्स की हेल्प से। तो ये भी सही है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बट आगे अगर आप एक नया टर्म देखें जो कि यहाँ पे कॉलोरी, अब देखिए ये क्या है, ये एक ऐसे स्टेटमेंट बता रखे हैं कि ये आपके ट्रू मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दैट इज प्रूवन मेनली टू हेल्प इन द प्रूफ ऑफ एनी थ्योरम। अब देखिए ये यहाँ पे गलत है, ये जो टर्म है ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, ये आपके कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो कि प्रीवियसली प्रूफ हो चुके हैं। ये आपके मैथमेटिकली प्रूवन स्टेटमेंट नहीं, ये ऑलरेडी किसी स्टेटमेंट के अंदर प्रूफ हो चुके हैं और जिनको हम फ्यूचर में कहीं पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का फोर्थ जो स्टेटमेंट है आपका इसके बारे में गलत दिया हुआ है, इसको हम प्रूफ नहीं कर रहे। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में हम इनमें से किसको रचनात्मक आकलन के फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। तो एक एक टर्म देखिए, यहाँ पे दे रखा है रूब्रिक्स। अब देखिए रूब्रिक्स होता है क्या, आपने कई बार यूज भी किया होगा। इस तरीके से हम क्राइटेरिया बना लेते हैं यहाँ पे, और क्राइटेरिया बना के यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि गुड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज, यहाँ पे लिखेंगे पुअर, यहाँ पे स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, इस तरीके से हम चीज़ें लिखते हैं जो हम फीडबैक टाइप का देते हैं। ये आपके क्या है, ये आपके इस तरीके से रूब्रिक्स हमारे यहाँ पे तैयार होते हैं। तो ये तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, प्रोजेक्ट वर्क भी है,
क्लास वर्क भी है, पर जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अगर आप लोगों ने ये टर्म नहीं पढ़े, कन्वर्जन, यहाँ पे इन्वर्स, ट्रांसवर्स, ये सभी टर्म मैंने आप लोगों के साथ एक सिंगल वीडियो में कवर किए हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले, जिसमें आप लोगों को मैथ्स से रिलेटेड सभी टर्म्स मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैथ्स की, उसके अंदर आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है यूजिंग द मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग को यूज करके What will be the converge of the following statement? कन्वर्ज यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं। अब अगर एक स्टेटमेंट है ए से बी, तो विलोम हो जाएगा बी से ए। सिंपल सी बात है, यही होता है विलोम। विलोम मतलब उल्टा कर देना। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि जो y है वो आपका x से बड़ा है, तो y प्लस 5 जो होगा वो x प्लस 5 से बड़ा होगा। तो अगर इस पूरे को मैं मान लेती हूँ a, इस पूरे को मैं मान लेती हूँ b, तो विलोम इसका क्या होगा? विलोम होगा कि ये वाली चीज़ पहले आ जाएगी और ये वाली चीज़ बाद में आ जाएगी, यही मतलब है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या किया गया है कि x को बड़ा कर दिया गया है। x बड़ा थोड़ी हो जाएगा अपने आप, ये तो गलत है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर यहाँ पे y बड़ा है तो यहाँ पर यहाँ x माइनस 5 y माइनस 5 से बड़ा हो जाएगा। x माइनस 5 बड़ा कैसे हो जाएगा अगर y बड़ा है? तो ये भी गलत है। इसके अलावा प्लस वाली चीज़ों का माइनस में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? इसके अंदर आप लोगों का क्या है, इसके अंदर सीधा इन टर्म्स को उल्टा कर देना होता है। यानी कि ये जो टर्म बाद में दे रखा था x प्लस 5 जो था वो आपका स्मॉल था y प्लस 5 से, तो ये पहले आ जाएगा, और ये जो आपका y जो ग्रेटर देन x है वो आपका बाद में आ जाएगा। यहाँ पर कन्वर्ज का मतलब होता है विलोम, जिसमें आप पहले वाली स्टेटमेंट को बाद में और बाद में वाली स्टेटमेंट को जस्ट पहले कर देते हैं, जो कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने इससे पहले एक वीडियो में यहाँ पे इनवर्ज, कन्वर्ज, ये सभी टर्म मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। साथ में यहाँ पे आपके एग्जिम्स हो गए, थ्योरम हो गए, कंजक्टर हो गए, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।